आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स की आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जब हम चार जने यानी कि मैं, भैया, भाभी और मंटू, जब हम चारों शादी में जाने के लिए रवाना हुए तो पहले तो हमारा शादी में जाने का कोई प्लान ही नहीं था, क्योंकि अगले दिन ही मंटू का एग्ज़ाम था। मगर जब भैया के दोस्त कार्तिक ने फोर्स किया तब हमें निकलना ही पड़ा। और अभी मंटू उतना बड़ा भी नहीं हुआ था जो हम लोग उसे घर में अकेला छोड़कर जा सकें। हम लोग उसे लेकर ही निकल गए, मगर हमने सोच लिया था कि हम किसी भी हालत में कल सुबह से पहले घर लौट आएंगे। पर अभी तो हमें यहाँ से निकलते निकलते ही शाम के 7:30 बज गए, तो पता नहीं अब शादी वाले घर से कब तक लौटेंगे। पहले 5-7 मिनटों तक तो हमारी कार लोकल रोड में ही चलती रही, मगर फिर जब कार ने हाईवे पकड़ा तब हवा से बातें करने लगी। कार्तिक का घर हमारे यहाँ से कुछ 200 किलोमीटर के आसपास ही होगा। अगर हम चाहते तो ट्रेन से भी जा सकते थे, मगर फिर उतनी रात गए हमें उधर से रिटर्न आने की कोई ट्रेन नहीं मिलेगी। सो ऐसे में हम लोग कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। कार के भीतर हम चारों आपस में बातें करते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। वैसे तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, बस एक ये दिक्कत पेश आ रही थी कि हमें गर्मी बहुत तेज लग रही थी। हालांकि हाईवे पर चलने की वजह से ठंडी ठंडी हवाएं कार के भीतर आ रही थी, मगर जैसे ही कार एक पल के लिए भी रुकती कि हम पसीने से तर हो जाते। और तो कार का एसी भी खराब हो रखा था। खैर, काफ़ी लंबे टाइम से हाईवे पर चलने के बाद हमने कार को एक टर्निंग पॉइंट से लेफ्ट लिया। इसी बीच इधर उधर घूमती मेरी नज़र हाथ घड़ी पर गई। तब वक्त हो रहा था रात के 9:15 बजे का। वो रास्ता जिस पर हम अभी आगे बढ़ रहे थे वो पूरी तरह से सुनसान हो रखा था। उस रास्ते पर ना तो हमें कोई गाड़ी दिख रही थी और ना ही पैदल चल रहा कोई आदमी। खैर, अच्छी बात तो ये थी कि रोड खाली होने की वजह से भैया गाड़ी भगाए जा रहे थे, जिससे लगातार ठंडी हवा कार के भीतर आ रही थी। कार अभी रास्ते की खामोशी को चीरते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक ही हमारी कार पिकअप छोड़ने लगी और कुछ ही देर में बंद पड़ गई। मगर फिर जब भैया ने 3-4 बार चाबी घुमाई तब गाड़ी स्टार्ट हो गई। राहत की सांस लेते हुए मैं वापस खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगा। अब बस कार्तिक का घर आने ही वाला था। आखिर के 10-12 किलोमीटर का ही सफ़र बस बाकी रह गया था। करीब 10 बजे तक हम लोग कार्तिक के घर पहुंच गए, जहां पहले से ही हमारे काफ़ी दोस्त आ रखे थे। बातों ही बातों में हम सारे इस कदर मसरूफ़ हो गए कि हमें वक्त का पता ही नहीं चला। करीब 11:15 बजे के आसपास हम लोग खाने के टेबल पर बैठे और फिर खाना खाते ना खाते हमें 20 मिनट जैसा वक्त लगा। खाना खाने के बाद हम सारे दोस्त को बोलकर हम लोग अभी निकल ही रहे थे कि कार्तिक ने हमें रोकते हुए कहा, यार तुम लोग रुकते तो और भी अच्छा होता। जिस पर भैया ने कहा, यार फिर कभी रुकेंगे, वो क्या है कि कल मंटू का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम तो छोड़ नहीं सकते ना। एग्जाम की बात सुनकर कार्तिक ने भी दोबारा कुछ नहीं कहा, जिसके बाद हम चारों वापस कार में आए। सीट पर बैठते ही मैंने वक्त देखा, तब रात के 11:15 बज रहे थे। सबको बैठते ही भैया ने फटाफट गाड़ी ऑन करी और हम लोग घर की तरफ चलते बने। रास्ता ऐसे खामोश था जैसे किसी ने खामोशी की चादर बिछा दी हो। हालांकि हमारे आते वक्त भी रास्ता खाली ही था, मगर बढ़ते रात के साथ ही अब खामोशी भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी और गर्मी थोड़ी कम हो गई थी। इसी बीच मैंने पीछे पलटते हुए मंटू से कहा, मंटू तुमने कुछ पढ़ा है या फिर ऐसे ही एग्ज़ाम दोगे? मगर पीछे मंटू और भाभी दोनों ही सो चुके थे। भैया तेजी से कार भगाते हुए उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े जा रहे थे। जंगल से घिरे उस रास्ते को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वहां आसपास कोई घर होगा कि अचानक ही तेजी से चल रही हमारी कार झटका खाने लगी, जिससे पीछे बैठी भाभी और मंटू दोनों ही जाग गए। झटका मारते मारते कार एक जगह पर जाकर बंद हो गई। भैया ने 4-5 बार रीस्टार्ट करने की भी कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ।
कार थी जो एक ही रट लगाए हुए थी। थोड़ा चिढ़कर मैं और भैया कार से बाहर निकले और कार का बर्नट खोला, मगर इंजन में तो सब कुछ ठीक ही लग रहा था। तो फिर ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? जब बहुत देर तक नजरें घुमाने के बाद भी हमें कोई फॉल्ट नहीं मिला, तब मैं परेशान होकर यहाँ वहाँ देखने लगा। इधर उधर देखने पर मुझे पता चला कि ये वही जगह है जहाँ आते वक्त हमारी गाड़ी बंद हुई थी, क्योंकि यहाँ भी वही माइलस्टोन लगा था जिसे मैंने आते वक्त देखा था। एग्जैक्ट उसी जगह पर गाड़ी का दोबारा बंद पड़ना काफ़ी हैरानी वाली बात थी, मगर अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। ना तो हमें वहाँ कोई गाड़ी दिख रही थी और ना ही कोई मैकेनिक। इतने में ही मैंने भैया से कहा, भैया आप लोग यहीं रुको, मैं देखता हूँ अगर कोई मैकेनिक मिले तो लेकर आ जाऊँगा। ये सुनकर पहले तो भैया थोड़ा हिचकिचाए, मगर फिर जब मैंने उन्हें दिलासा दिया कि कुछ नहीं होगा, तब वो मान गए। जिसके साथ ही मैं वहाँ से आगे की तरफ चल दिया किसी मैकेनिक की तलाश में, मगर ना तो वहाँ कोई मैकेनिक दिख रहा था और ना ही कोई खुली दुकान तो दूर, बंद दुकान भी नहीं दिख रही थी। चलते चलते मैं अपने कार से बहुत दूर आ चुका था, इतना दूर कि अब मुझे कार दिखनी भी बंद हो गई थी। चलते चलते मैं एक मोड़ पर पहुंचा, मगर वहां भी कोई नहीं था। मैं अभी किसी की तलाश में चल ही रहा था कि मेरे पीछे की तरफ से मुझे एक आवाज आई। मैंने पीछे पलटकर देखा तो एक आदमी स्कूटर चलाते हुए मेरी तरफ ही आ रहा था। मैं उसे दूर से ही हाथ दिखाकर रोकने लगा। फिर जब उस आदमी ने स्कूटर रोकी, तब मैं उससे पूछते हुए कहा, भाई ये मैकेनिक कहाँ मिलेगा, आपको पता है क्या? इससे पहले कि वो आदमी कुछ बोल पाता कि इतने में ही पीछे से एक बस हमारी तरफ आने लगी। मगर पता नहीं उस बस को देखते ही उस आदमी को क्या हो गया, जो वो एकदम से चिल्ला उठा और बोला, अपनी जान बचानी है तो भागो, वरना मारे जाओगे। इतना बोलकर वो आदमी हवा की रफ्तार से वहां से आगे भाग गया, जिस पर मैंने मन ही मन कहा, साले ने पी रखी है लगता है। उस बस के करीब आते ही मैंने हाथ दिखाकर बस रोका। बस रोकते ही ड्राइवर जैसे सफ़ेद कपड़ों पहना एक आदमी बाहर निकला। मैंने उसे पूरी बात बता दी और साथ ही उससे कहा, आप चिंता मत करो, मैं आपका भाड़ा दे दूंगा, बस आप मुझे मैकेनिक तक पहुंचा दो। जिस पर उस ड्राइवर ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका टिकट तो पहले ही कट गया है। उसकी ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। खैर मैं बस में चढ़ गया। बस में दाखिल होते ही मेरी नज़र सीट पर बैठे पैसेंजर्स पर गई, जिन्होंने खुद को मोटे मोटे कंबल से ढका हुआ था। ये देखकर मैं अचरज में पड़ गया कि इतनी भीषण गर्मी में इन्होंने कंबल क्यों ढक रखा है। खैर मैं एक सीट पर जाकर बैठ गया और अपने जेब से फ़ोन निकालकर भैया को फ़ोन मिलाया, मगर उनका फ़ोन ऑफ आ रहा था। मैं फ़ोन काटकर अभी जेब में रखने वाला ही था कि तभी मेरा फ़ोन बज उठा। मैंने मोबाइल देखा तो कार्तिक का फ़ोन था। मैंने फ़ोन रिसीव किया, तब कार्तिक ने कहा, कहाँ तक पहुँचे तुम लोग? जिस पर मैंने उसे पूरा हाल बता दिया और साथ ही ये भी बताया कि मैं अभी बस में हूँ। जिस पर कार्तिक ने कहा, बस? कौन सी बस? इस वक्त तो कोई बस नहीं चलती। जिस पर मैंने कहा, नहीं नहीं, वो एक सफ़ेद रंग की बस चलती है ना, अरे उस जंगल वाले रास्ते पर। जिस पर कार्तिक ने कहा, जितना जल्दी हो सके बस से बाहर निकलो, वरना मारे जाओगे, और हाँ हो सके तो बस से, चलती बस से ही कूद जाओ। कार्तिक की ये बात मुझे थोड़ी अजीब सी लगी। तभी एक हवा के झोंके के साथ मेरे बगल में बैठे पैसेंजर का कंबल हटा। तब मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। दरअसल वहाँ कोई पैसेंजर नहीं बल्कि कंकाल रखा हुआ था। मैंने हिम्मत जुटाकर दूसरे पैसेंजर के चेहरे से कंबल हटाया तो वो भी कंकाल ही था। मैं तेजी से भागकर बस के दरवाजे पर गया और झट से चलती बस से छलांग मार दी। चलती बस से कूदने के बावजूद भी मुझे एक खरोच तक नहीं आई और थोड़ी दूर जाते ही वो बस हवा में धुआं हो गई। बाद में हमें कार्तिक से पता चला कि आज से कुछ महीनों पहले उस रूट पर एक प्राइवेट बस शुरू की गई थी, मगर उस बस का ड्राइवर थोड़ा हल्का दिमाग का था
और एक दिन उस बस के ड्राइवर ने बस को एक ट्रक में ले जाकर ठोक दिया। कहते हैं कि उस वक्त बस की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि ड्राइवर समेत बहुत से लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तब से लोगों का ऐसा कहना है कि आज भी हर रात वो बस उसी रूट पर चलती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।